हेलो हेलो हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है, हम पहला एपिसोड 1 ऑफ सेल मास्टरी। सेल मास्टरी के एपिसोड 1 में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। हालांकि ये जो टॉपिक है, इट डजंट होल्ड अ क्लियर वेटेज, बट स्टिल इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। प्रोकैरियोटिक सेल से हम शुरू करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं होता है। इस टॉपिक में हमारे सिलेबस में ही नहीं, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम जो सेल मेम्ब्रेन करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो चीजें आज है। पहला एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो हम करेंगे। दूसरा हम जो करने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही दोनों आज अपन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। ये ब्लैंक है क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ तुम भी ड्रॉ करो और लिखो। मेकिंग नोट्स एंड प्रॉपर रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। मास्टरी लानी है ना, तो मास्टरी लाने का यही तरीका है जिससे हम मास्टरी ला सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल का फंडा बड़ा सिंपल सा है। ये सबसे प्रिमिटिव सेल है। प्रोकैरियोटिक जब हम बोलते हैं, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी पुराना, एंड कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वाला, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। तो जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, पुराना न्यूक्लियस हो, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, यहाँ पे इसका एक निकला होता है, कुछ का होता है कुछ का होता भी नहीं है, जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ड्रॉ करते हैं फिर बताएंगे। ये अपने इंक्लूजन बॉडीज है, ये क्रोमेटोफोर्स है, ये हमारे पास 3 मीजोसोम्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कुछ गैस वैक्यूल, 2-3 राइबोसोम इधर बनेंगे, है ना, और चारों तरफ दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर जो जाते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोटिक सेल बराबर होते हैं। जितने भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सारे के सारे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में आते हैं। 4 हमारे हैं, विब्रियो, कोकस, ना, स्पाइरुला एंड ऐसे ही और एक था। तो पर एक और बात है, देयर इज दिस वन आल्सो इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास। इस प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर से अंदर अगर जाएं, तो हमें पहले इसका लेयरिंग देखना है कि ये कैसे कवर्ड है, कैसे प्रोटेक्टेड है। तो इसका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, रेड से करूं, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर जो है हम उसे सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर जो है हम उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तीनों मिला के हमारा सेल एनवेलप बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो हम 3 देख रहे हैं, ये जो 3 तुमको दिख रहे हैं, दीज आर मीजोसोम्स। मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मीजोसोम्स देखते हैं, जो कि कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही फोल्डिंग्स हैं, इनवैजिनेशंस हैं, जिसकी वजह से ये मीजोसोम्स बनते हैं। दीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ वेरियस और भी फंक्शंस है पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीजों के,
इसको वेसिकल बोलते हैं, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसको लैमेला बोलते हैं। इसके अलग अलग फंक्शन है, देखेंगे। हमें यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलते हैं, फिर क्रोमेटोफोर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक क्रोमेटोफोर मिलता है, और यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, ये जो दो तुम देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो छोटे छोटे देख रहे हो तुम, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ऐसे हमारे पास आ गए, वेरी नाइस। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ड्रॉ कर लो, थोड़ा देख लो। यही मोटा मोटी, हमें ज्यादा डीप में ये है, बस ऐसे ही देखना है इसको। यह है तुम्हारा फ्लैजेला, ठीक है। यस, ओके, एक बार देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें 3 लेयर दिखते हैं। सबसे आउटर वाला जो लेयर है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर हमें सेल वॉल मिलता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलता है। 3 मिला के कवरिंग ऑफ द सेल, कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं। उस कवरिंग खत्म, कवरिंग के अंदर अगर हम जाएं तो हमें पहले इसका जेनेटिक मटेरियल दिखता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये नेकेड है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ। ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको सिंगल क्रोमोसोम भी कहा जाता है, और ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लाज्मिड्स जो है, ये तो मेन प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड हमारा, ये वाला। ये जो साइड में तुम छोटे छोटे देख रहे हो, ये वाले, ये हमारे प्लाज्मिड्स जो है वो अदर देन न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल है, अदर देन न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं अदर देन न्यूक्लियोइड। जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, उन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है वो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब मीजोसोम्स, मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन जो हमारा है, सेल मेम्ब्रेन को अगर तुम ऐसे फोल्ड्स कर दो, सेल मेम्ब्रेन को अगर तुम ऐसे फोल्ड्स कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे आता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के फंक्शन भी हैं, वो भी बात करेंगे। उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे एक्सटेंड होता है, फ्लैजेला बनता है। फ्लैजेला का इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, जो कि आगे हम देखेंगे, इसमें नहीं, अगले वीडियोस में। ये फ्लैजेला है जो कि सेल वॉल से निकलता है, जो कि सेल वॉल से निकलता है, गौर करो। लेट्स से दिस इज योर सेल वॉल, now it is coming out from the cell wall, but it is part of cell membrane, extension of cell membrane। इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लंबा होके गया है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, 2 तरह के फ्लैजेलिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। इसके अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर तो है इसके अंदर, पर जो एक्सटेंशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर से एक्सटेंड होकर बाहर तक गया है, ठीक है, और निकला है किधर से? सेल वॉल से। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कमिंग आउट ऑफ द सेल वॉल, ऐसा हम बोलते हैं इसको, फ्लैजेला को। ओके, आगे चले, हम क्रोमेटोफोर देखते हैं। क्रोमेटोफोर में बेसिकली हमारी कुछ रंग बिरंग जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट स्टोर होते हैं। पिगमेंट्स जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे है ना, उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें पिगमेंट्स चाहिए होता है, तो वही जो पिगमेंट्स है वो इन्हीं क्रोमेटोफोर्स में स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज पर्पसेस के लिए हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज हैं। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली ये समझ लो, जैसे हमारे रूम में इधर उधर पड़ी रहती है चीजें,
वैसे ही इसके सेल में, जो साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं बस। तो उस यहाँ पे कोई ऐसा कवरिंग नहीं है, ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है जिसको हम वैक्यूल कह सके। तो बस ऐसी चीजें पड़ी हुई है, हम इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जानते हैं, है ना। कुछ चीजें इकट्ठा पड़ी होती है एक जगह पे साइटोप्लाज्म के, उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कह देते हैं। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू है। अब हम एक एक करके इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स से शुरू करें। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है हमारे पास कैप्सूल जो कि हार्ड होता है, दूसरा है हमारे पास कैप्सूल के अलावा स्लाइम लेयर जो कि थोड़ा लूज होता है। देखो जो कैप्सूल है दैट इज टाइटली अटैच्ड, मतलब ऐसे लेट्स से ये सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच्ड होता है और हार्ड होता है कैप्सूल। ठीक है, ये है कैप्सूल, ये सेल वॉल है अंदर का, ये लेट्स से सेल वॉल है, उसके साथ टाइटली अटैच्ड होता है कैप्सूल और हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, वेरएज अगर तुम इसकी बात करो, एक सेकंड लाइट गिर रहा होगा यार, हाँ, अगर तुम इसकी बात करो स्लाइम लेयर की, तो क्या होता है, लेट्स से ये तुम्हारा है सेल वॉल, उसमें बहुत लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, बहुत लूज होता है और ये मेनली वाटर रिटेंशन, ये जो स्लाइम लेयर है ये वाटर रिटेंशन के लिए काम आता है, वाटर रिटेंशन के लिए काम आता है। जब कुछ, ताकि बैक्टीरिया सूख न जाए, कुछ बैक्टीरिया जो कि डेजर्ट एरियाज में रहते हैं उनको चाहिए होता है कि उनके बॉडी का जो वाटर है, उनका जो उनके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वो सूख न जाए, तो उसके लिए उन्हें वाटर रिटेंशन चाहिए, वो स्लाइम लेयर वहां पे काम आता है। कैप्सूल एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स में जिनको जो चिपकते हैं, इधर उधर चिपक जाते हैं, उनको कैप्सूल चाहिए होता है। तो मेनली ग्लाइकोकैलिक्स, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लंबा हो जाएगा नहीं तो। कैप्सूल स्लाइम लेयर दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के हम ग्लाइकोकैलिक्स देख सकते हैं। हार्ड वाले को कैप्सूल बोलते हैं, सॉफ्ट और लूज वाले को हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। उसके बाद सेल एनवेलप के दूसरे पार्ट यानी सेल वॉल पे जाएं। बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारे पास यू बैक्टीरिया का, सॉरी जो देखो बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, एक है यू बैक्टीरिया, एक है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है यू बैक्टीरिया का, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। तुम बोलो समझा नहीं, बोलोगे ना। तो ये सब मैं छोड़ देता हूं क्योंकि आगे चल के ये बताएंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकन और जो यू बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और हमारा जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया का, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मिस कर जाओगे, उसका स्यूडोम्यूरिन से बना होता है। तो दिस इज एक्स्ट्रा, है ना। ये जो पार्ट पूरा मैंने अभी बताया दैट इज एक्स्ट्रा। चाहो तो याद रखो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये जो पार्ट है कि सेल वॉल जो है वो पहले तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बना होता है ना। कुछ में प्रोटीन्स भी होती है, उससे एक 3D स्ट्रक्चर बना होता है। 3D स्ट्रक्चर कैसा, लेट्स से ये तुम्हारा एक रिंग है, शुगर रिंग है, तो दूसरा बॉन्ड करके इधर एक शुगर रिंग होगा, ये दिखता नहीं है ना इधर, हाँ, लेट्स से इधर एक शुगर रिंग है, उसको बाइंड करके इधर एक शुगर रिंग होगा। ठीक है, फिर इधर एक शुगर रिंग होगा, फिर इधर एक शुगर रिंग होगा। तो ऐसे ऐसे करके इधर एक शुगर रिंग, फिर इधर एक शुगर रिंग, इधर एक शुगर रिंग, ऐसे देख रहे हो एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ढांचे की तरह बन रहा है। तो ये जो ढांचा है ना सेल वॉल के अंदर जो ऐसा ढांचे जैसा बनता है, जो कि शुगर्स का बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, तो वही चीजें 3D स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल में। ओवरऑल सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है ये सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स का मैंने बोल दिया, सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन का होता है। ठीक है, और नहीं अंदर जाऊंगा मैं, तो घूम जाते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जिसको हम अभी इन डेप्थ आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। फिर घूम के इधर आते हैं, हम राइबोसोम्स में थे। राइबोसोम्स 70S होते हैं, 70S यानी वो 50S और 30S सब यूनिट्स मिलके बने होते हैं। तो
प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स के बारे में आगे अच्छे से स्टडी की जाएगी। न्यूक्लियोइड, इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, देखो ये पूरा कवरिंग हमने पार करके हम जेनेटिक मटेरियल पे आ रहे हैं अभी। जेनेटिक मटेरियल के बाद न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर है। सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम में जितना डीएनए रहता है लगभग उतना ही इसके अंदर है, तो इसको हम सिंगल क्रोमोसोम कभी कभी कह देते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर और सिंगल क्रोमोसोम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड के अलावा हमें और कुछ डीएनए मिलता है जो कि फ्रीली मल्टीप्लाइंग है, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोइड के बाहर और कुछ फ्री लाइन है ना, कुछ अलग से जेनेटिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये किस लिए हेल्प करते हैं, देखो बैक्टीरिया जो है ना वो एक बहुत ही वेरी एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अपने आप को किसी भी हिसाब से ढाल सकता है। इसलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स अपने हिसाब मतलब टाइम पे लो और ठीक से लो। अगर एंटीबायोटिक्स ठीक से ना लिया जाए तो क्या होता है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक, ये अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स के हिसाब से। तो हम क्या कहते हैं कि तो एंटीबायोटिक्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो डीएनए है प्लाज्मिड डीएनए जो कि अदर देन न्यूक्लियोइड है, पहली बात ये छोटे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ईच में है। दे कैन फ्रीली मल्टीप्लाई या फ्रीली रेप्लिकेट लिख सकते हो, दे कैन फ्रीली रेप्लिकेट। ये जो प्लाज्मिड्स है दे कैन फ्रीली रेप्लिकेट। तो होता क्या है, लेट्स से एक एंटीबायोटिक आया और ये कुछ बैक्टीरियाज मर गए, और अगर तुमने अच्छे से एंटीबायोटिक खाया तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, एलिमिनेटेड, मर जाएगा। पर अगर तुमने एंटीबायोटिक ठीक से नहीं खाया तो फिर ये बैक्टीरिया जान जाएगा कि कुछ ना कुछ समस्या है, ये हमें ट्रबल कॉज कर रहा है एंटीबायोटिक, तो उसे टाइम मिल जाएगा कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले, खुद को डिफेंस दे। कैसे देगा डिफेंस, ये देखो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये अपने प्लाज्मिड डीएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा। अब जो मॉडिफिकेशंस के वजह से क्या होगा, ये ना इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर नेचर है, यानी अपने सेल मेम्ब्रेन में, अपने ये सेल एनवेलप में कुछ चेंजेस लाएगा। ये प्लाज्मिड डीएनए में जो जेनेटिक चेंज हुआ है ये अपने उसके सेल एनवेलप में कुछ चेंजेस लाएगा। सेल एनवेलप में चेंजेस की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसको प्राप्ति होती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिवनेस ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज डन बाय द प्लाज्मिड डीएनए। लेकिन अलग से डीएनए क्यों, ये नहीं कर सकता क्या, देखो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, इसको मल्टीप्लाई करके एक और ऐसा बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो वो इजीली खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। पर अगर ये सेम चीज इस वाले डीएनए में हो, लेट्स से हो मेन वाले डीएनए में हो, मेन वाले जेनेटिक मटेरियल में हो, तो फिर इसको रेप्लिकेट करने में बहुत टाइम लगता है। बल्कि ये तो रेप्लिकेट ही तब होता है जब एक नया सेल बनता है। तो इट इज नेवर पॉसिबल कि हम इसको रेप्लिकेट करें, मतलब बैक्टीरिया के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो उसको रेप्लिकेट करके खुद को बचाए। तो उसके पास इसको ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दिए गए हैं जो कि आपस में खुद से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं और बैक्टीरिया को बचा सकते हैं मुसीबत से। ये प्लाज्मिड्स खत्म हुआ, तो न्यूक्लियोइड खत्म, ये तीनों खत्म, डन। मीजोसोम्स में आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ फोल्डिंग्स आती हैं, वो स्पेशली बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोट्स के अंदर ही होती हैं। ये जो मीजोसोम्स हैं, ये क्या करता है, ये जो इसके तीन है, ये जो मीजोसोम्स हैं ये हमें तीन तरह के देखते हैं। देखो इधर लिखो, इधर लिखता हूं, आई होप तुमने लेबलिंग कर लिया है, इधर बनाने वाला हूं। तो जो मीजोसोम्स हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा ये जो गोलू मोलूसा वेसिकल, दूसरा लंबूसा ट्यूब्यूलर, तीसरा ऐसा 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 लैमेला। फंक्शन मेन क्या होता है, अगर हम वेसिकल की बात करें तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में काम देता है।
अगर हम वेसिकल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम देता है। ये मेनली इसके दो फंक्शंस है वेसिकल के। कैसे? तो क्या होता है ना, लेट्स से ये हमारा सेल है, ये उसका आउटर वाला है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और यहाँ पे ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर सेल वॉल है, यहाँ पे एक वेसिकल है। अब सेल के अंदर कुछ एक बना है चीज, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस बना है जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो सेल वॉल फॉर्मेशन इसका क्यों है फंक्शन? क्योंकि ये डायरेक्टली सेल वॉल तो नहीं बनाता है, पर सेल वॉल बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस चाहिए वो तो सेल के अंदर ही बनेगा। तो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस बनता है वो इस वेसिकल में डाल दिया जाता है। अब ये वेसिकल से पुचुक करके पिचक जाता है, मतलब मटेरियल इसके अंदर आया, ये पिचक गया, तो ये मटेरियल बाहर आ गया। अब दिस कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज द सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पे इसने ट्रांसपोर्टेशन किया, ऐसे पुचुक करके ट्रांसपोर्टेशन किया, और इसने सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प किया, इसलिए वेसिकल का ये रोल है। ट्यूब्यूलर का रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में तो क्या होता है, लेट्स सी ये तुम्हारा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मैंने नहीं बनाया, ये तुम्हारा सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऐसे एक ट्यूब्यूल हो गए, ये ट्यूब्यूल आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं ऐसे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, ये जो ट्यूब्यूल है ये ऐसे सेपरेट कर देंगे इसको, एक यहाँ पे सर्कुलर डीएनए और एक यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, मतलब दो डबल स्ट्रैंडेड है ना, डबल स्ट्रैंडेड, उसके एक एक स्ट्रैंड को अलग कर देंगे। अब ये जो एक एक स्ट्रैंड को अलग कर दिया, जो एवरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेकिंग द रेप्लिकेशन, मेकिंग द कंपोजिट स्ट्रैंड, उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है, अगर हमने एक स्ट्रैंड लिया डीएनए का, तो फिर इट हैज द प्रॉपर्टी टू मेक द सेकेंड स्ट्रैंड, वो अपने आप से ही दूसरा स्ट्रैंड बना सकता है। मतलब अगर मैं एक ऐसा डीएनए लूं जो कि एक ही स्ट्रैंड है, तो फिर ये डीएनए के पास प्रॉपर्टी है कि वो अपना एक दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बना सकता है अपने आप से। तो वैसे ही ये ट्यूब्यूल ने इसे अलग कर दिया और फिर इसने डबल स्ट्रैंड बना दिया। अब क्या होगा, अब इसमें अलग अलग चीजें बनेगी और ये बाद में ये सेल डिवाइड कर जाएगा। तो बेसिकली ये डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होगा तभी तो सेल डिवाइड होगा, सिंपल है। लैमेला क्या करता है, लैमेला हमारा रेस्पिरेशन में काम आता है, रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, इन दोनों चीज में लैमेला का काम है। तो वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ट्यूब्यूल जो हमारे पास है वो है डीएनए का जो सिंथेसिस है, मतलब सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन है या सेल डिवीजन है उसमें काम देता है। लैमेला हमें रेस्पिरेशन में काम देता है और अलग अलग सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में काम देता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट। फिर हम आते हैं इंक्लूजन बॉडीज की तरफ। इंक्लूजन बॉडीज में क्या है, इंक्लूजन बॉडीज यही समझ लो कि कुछ स्टोरेज में काम आती हैं। जैसे हमारे सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में वी हैव वैक्यूल्स टू स्टोर फॉर स्टोरेज, इनके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज एज सच कुछ ऐसे नहीं कि मेम्ब्रेन होगा, स्टोरेज के लिए एक जगह होगी, नहीं, इट इज बेसिकली यही समझ लो, बेसिकली इसमें यही समझ लो कि ये कुछ सब्सटेंसेस है, लेट्स से ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हम बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बस ऐसे एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे ऐसे बस पड़े रहेंगे, ऐसे एक ग्रुप बना लेते हैं ग्लाइकोजन से मिलके, इसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, बस इतना ही है। वैसे ही सायनोफिशियन ग्रैन्यूल्स होते हैं, जहाँ पे जो ब्लू कलर के पिगमेंट स्टोर होते हैं। हमारे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप स्टोर होते हैं, ठीक है। कुछ ये जो है ये एक टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी है, जिसको हम गैस वैक्यूल कहते हैं। गैस वैक्यूल एज सच ऐसा ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, क्योंकि वैक्यूल के लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है, इसमें तो है ही नहीं मेम्ब्रेन, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना। प्रोकैरियोटिक सेल्स lack membrane bound organelles,
स्पीड में नोट करना, ठीक है। तो यस, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्लैजेला के ऊपर। फ्लैजेला हमारे मोटिलिटी में काम आता है, मोटिलिटी में काम आता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। फिर क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स स्टोर करने के लिए काम आता है, पिगमेंट स्टोर करने के लिए काम आता है। क्रोम मतलब पिगमेंट्स, क्रोम मतलब पिगमेंट्स, एंड फोर मतलब ऐसे स्टोरेज का एरिया, क्रोमेटोफोर जो कि पिगमेंट स्टोर करते हैं। ओके, बस दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल जो हमें जानना जरूरी है। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम प्रोकैरियोटिक सेल में हमें जानना चाहिए और हम नहीं जानते हैं, सब जान गए हम, ठीक है। ये जो मैंने मिटाया थोड़ा मैस है, सो मेक श्योर यू नोट डाउन विथ अलोंग विथ मी। थोड़ा स्पीड में चलता है क्योंकि कंसाइज्ड टॉपिक्स हैं, जल्दी पढ़ना पड़ता है। ओके, डन। Next, we are coming up towards the next topic, which is the cell membrane. बहुत interesting है, we'll get to know many things. Cell membrane, cell membrane जो है इसको बहुत फेमसली हम बोलते हैं that this is a phospholipid bilayer. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसको हम बोलते हैं, मतलब हम इसको क्वाजी फ्लूइड नेचर का बोलते हैं, राइट। और ये कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, नॉट ट्रू, बट इन एनिमल सेल एक्चुअली इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल की अगर हम बात करें। एंड ऑल दी सेल्स, जितने भी हमारे सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सारे के सारे सेल्स में हमें मिल ही जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। टॉकिंग अबाउट हमारा जो बैक्टीरिया है, टॉकिंग अबाउट हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में जो स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्ट्रक्चर है उसके पास। दोनों में सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। तो उसी चीज को हम ध्यान रखेंगे और अभी करेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स, सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, गोलू गोलू से हमारे ये है, उसके बाद टेल है, ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऊपर वाला है ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक अल्कोहल ग्रुप होता है, नहीं तो हमारे ग्लाइको, जिसको हम बोलते क्या, ग्लाइकोजन, यार वो नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में चलेंगे, नहीं बायोमोलिक्यूल्स में करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो अभी जो मेन है ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है ना, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये सब बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये जो टेल है ये हमारे फैटी एसिड के टेल्स हैं। यहाँ पे हम स्टीयरिक एसिड, ऑलिक एसिड जैसे चीजें जैसे चेन्स देखते हैं हम प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हमें स्टेरॉल दिखता है, ऑलिक एसिड दिखता है, और स्टीयरिक एसिड भी दिखता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ है नहीं ना, नो वरीज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वी विल बी स्टडिंग इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आया नहीं है इसलिए हम बेसिक ऊपर से जाएंगे, ओके। पर यहाँ पे दिस इज मींस द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद ये है हम मैकेनिज्म समझे, ब्रॉड मैकेनिज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है उसका ब्रॉड मैकेनिज्म क्या है।
हमारे पास यहाँ पे पहले फॉस्फोलिपिड ऐसे बाइलेयर होता है, डबल लेयर है ना। उसके बाद हमारे पास दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक है ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रहे होते हैं, कुछ हमारे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कैसे बाहर की तरफ होते हैं। इनके बीच में हमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो कि इसको बाइंड करके रखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाहर से मिल जाएगा जो कि सेल सिग्नलिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। हमें ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, अब समझो इस बात को। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स का मेन काम ये है कि वो स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्वाजी फ्लूइड इन नेचर है। क्वाजी फ्लूइड इन नेचर मतलब ये फ्लूइड लाइक है ना, फ्लूइड लाइक है, पर एक्चुअली ये फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड जैसा बर्ताव करता है, ये ऐसे कोई भी शेप अपना चेंज कर सकता है, इसलिए उसे हम क्वाजी फ्लूइड कहते हैं। ये जो मॉडल है उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि जानना या याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर एग्जाम में लिखते वक्त हमें लिखना होता है वी आर मेकिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वाजी फ्लूइड इन नेचर होता है। हम यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमें स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि ये बिखर ना जाए, नहीं तो बिखर के सारा निकल जाएगा सब कुछ, तो इसीलिए। फिर हमें यहाँ पे कुछ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बाहर या अंदर मतलब सरफेस पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं हमारे ये प्रोटीन्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर के अंदर होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो इंदर से उंदर पूरा इस एंड से लेके उस एंड तक, यानी सेल के आउटसाइड से लेके सेल के इनसाइड तक टोटल पूरे लंबे होते हैं, उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इंटीग्रल मोनोटॉनिक प्रोटीन को बोलते हैं, जानना जरूरी नहीं है। आधे होते हैं एक एंड दूसरे अलग तरफ नहीं होता है, इसको इंटीग्रल मोनोटॉनिक प्रोटीन कहते हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा जो चीज है उसे हम बोलते हैं कि सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्यों है? ये कुछ चीजों को अपने अंदर से जाने देता है और कुछ सिलेक्ट करके कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अपने थ्रू जाने देता है सेल के अंदर। और उनका जो जाने का तरीका है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, वो हमारे पास अलग अलग हो सकता है। सब एक ही तरीके से नहीं जाते हैं, क्योंकि जा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो कोई भी एंटर कर लेता। सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर जाते कैसे हैं ये जानना ही बहुत जरूरी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो सेमी परमिएबल इसको बनाने के लिए हम जानेंगे कि सब्सटेंसेस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस कैसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम बना लो ताकि हम रेफर कर करके आगे चल सके। अब हम देखते हैं ये सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल सब खत्म। अब मेन बात ये है, दिस इज द मेन थिंग। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार से हो सकता है। आइदर हमारा पासिव ट्रांसपोर्टेशन
यह हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, नहीं तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, है ना। उसमें हम देखते हैं जो पासिव ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंतर्गत हमें सिंपल डिफ्यूजन मिल जाता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कुछ चीजें ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं, जैसे कि गैसेस लाइक O2 CO2, है ना, और वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट। वाटर जो है एक स्मॉल अमाउंट में भी इसको क्रॉस करके नॉर्मल जनरल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है। ठीक है। दूसरा हमें मिल जाता है पासिव में फैसिलिटेटेड। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा बड़े होते हैं वो इसके थ्रू डिफ्यूजन में नहीं जा सकते, तो उनको इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो फैसिलिटेटर जो बोलते हैं यूजिंग दी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है। अब ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू और फैसिलिटेटेड या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू। डन। ऐसे दो प्रकार से हमें इतनी चीजें पढ़नी है। पासिव में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कपल ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। अब एक एक करके इसको जानते हैं। पासिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन अपने आप हमें पता है कि नॉर्मल जनरल डिफ्यूजन है, अपना डिफ्यूज होके वो जा सकता है, हमें उसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अगर हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैंने अभी बोला कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार इधर उधर अपने आप से नहीं जा सकते हैं, जिसके वजह से हमें उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमें उन्हें हेल्प करना पड़ता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेनली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं, जो इनको हेल्प करते हैं, सहायता का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सके। राइट। तो उसमें हम देखते हैं अब जो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, ये जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास दो प्रकार के प्रोटीन्स है जो कि हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को इधर उधर जाने के। पहला हमें मिलता है कैरियर प्रोटीन, दूसरा हमें मिलता है चैनल प्रोटीन। कैरियर एंड चैनल प्रोटीन। तो जो कैरियर प्रोटीन है और चैनल प्रोटीन है, यही दोनों है। ये जो कैरियर प्रोटीन है ये बोथ पासिव भी एंड एक्टिव भी दोनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। चैनल प्रोटीन जो है वो सिर्फ पासिव ट्रांसपोर्टेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। चलो एक काम करो, तुम ऐसे समझो, ऐसे मत समझो। ठीक है, मैंने तुमको सारे टाइप्स बता दी, यही चार हमको पढ़ने, बस नजरिया। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव है, पासिव है, ऐसा है। जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पूरा अलग है, उसे छोड़ दो, वो अपना डिफ्यूज होके जा रहा है, अपने खुश है वो। हमें अभी ये जानना है कि फैसिलिटेट कैसे होता है, यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली नहीं हो सकता डिफ्यूजन के थ्रू तो कैसे होता है। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि हमें दो प्रोटीन्स हमें साथ देते हैं, एक कैरियर प्रोटीन, दूसरा है चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों के दोनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दोनों के दोनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बहुत प्रकार के होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज हमारे वी कैन से सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे एडहेरिंग होते हैं। एडहेरिंग यानी एक सेल से चिपकना। लेट्स से दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स में यहाँ पे इसका प्रोटीन और इसका प्रोटीन मिलके
आपस में चिपका रहे हैं सेल को, एडिशन ला रहे हैं, उस वैसे भी हो सकते हैं। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर अगर हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही करते हैं। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम आते हैं उनमें से जो दो हैं वो हमारे कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स हैं। तो विद एग्जांपल्स इन दोनों का मैकेनिज्म एंड डिफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, पहला हमने जान लिया कि कैरियर प्रोटीन पासिव एक्टिव दोनों तरह के कर सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ पासिव कर सकते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो है इनका थोड़ा स्लो होता है ट्रांसपोर्टेशन, कंपैरेटिवली स्लोअर, लाइक इन थाउजेंड्स पर सेकेंड, हजार में, मतलब 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, हजारों में ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, थोड़े स्लो है। चैनल प्रोटीन्स की बात करें ये थोड़े फास्टर हैं, ये तो फास्टर हैं तो ये मिलियंस में करते हैं, मिलियंस पर सेकेंड। जी हाँ, कानों को विश्वास हो ना हो, पर जो हमारे चैनल प्रोटीन्स है वो मिलियंस में ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं पर सेकेंड, और मैं यहाँ पे पर प्रोटीन की बात कर रहा हूं। देख लो यार, बड़ी शानदार चीज है। ओके, अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इनका मैकेनिज्म। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों ये लिपिड बाइलेयर है, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमें यहाँ पे एक प्रोटीन मिला है, दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, ये और ये टोटल एक ही प्रोटीन है, ये टोटल एक ही यूनिट है, दो ऐसे है। तो इसको हम एक चैनल कहते हैं, दिस इज अ चैनल। इसमें क्या होता है, लेट्स से इधर सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस सीधा इधर से ऐसे से ट्रेवल करते हैं खुला। यहां पे एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी नहीं लगता है मतलब सेल का एनर्जी, सेल का एनर्जी यूज नहीं, सेल अपना एनर्जी नहीं यूज करता है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बस चैनल्स हैं, मतलब यही समझ लो मेम्ब्रेन है, पतली पतली गलियां हैं, ठीक है, पतली पतली गलियों से गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, हाईवेज बनाते हैं ताकि गाड़ी बहुत बहुत जा सके। तो वैसे ये जो चैनल प्रोटीन है ये हाईवेज हैं, इनके थ्रू बहुत सारा सब्सटेंस एक साथ में जा सकता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं मिलियंस पर सेकेंड में ही जाता है। और तब ये सोच सकते हो कि हम जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हम जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में देखो नॉर्मल सी बात है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि लोग कम भीड़ वाले जगह से ज्यादा भीड़ वाले जगह को जाएंगे, तो ज्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ आएंगे। तो पासिव होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। चैनल प्रोटीन बस एक पाथवे है जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। हमने अभी पढ़ा था नॉर्मल डिफ्यूजन से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम होता है, तो हमारे पास चैनल प्रोटीन्स का एक जाना माना एग्जांपल एक्वापोरिन्स के नाम से फेमस है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्टिंग चैनल है। ठीक है, ओके। हमारे चैनल में कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं, गेटेड चैनल्स जैसे कि आयन गेट चैनल एक एग्जांपल है। ठीक है, ये जो है ये ऐसा होता है कि ये गेट है, ये चैनल है ना, यहाँ पे एक गेट है ऐसा, ये क्लोज्ड होता है, फिर जब एनफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आ गए ये ओपन हो जाता है, फिर नॉर्मल अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हाईवे है, हाईवे समझ गए। चलो, चैनल प्रोटीन्स हाईवे है तो कैरियर प्रोटीन्स टोल गेट है। यहां पे हमें समझ आएगा कि ये, अब देखो पूरा खुला खुला हाईवे है तो जोर जोर से जाएंगे सब्सटेंसेस, तो फास्टर रेट आ जाता है। स्लोअर रेट क्यों आता है इसमें, क्योंकि जो हमारे ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं वो खुद को एडजस्ट करते हैं, किस हिसाब से, वो खुद को एडजस्ट करते हैं सब्सटेंस के हिसाब से, जो सब्सटेंस उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा उसके हिसाब से उसके साथ बाइंड करते हैं। ते बाइंड या बॉन्ड बनाते हैं, टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं उस सब्सटेंस के साथ जिसको वो ट्रांसपोर्ट कराने वाले हैं। तो लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लूं, हमारे मतलब एक और डायग्राम बनाए, वही हमारा नॉर्मल हमने लिया एक प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके हमने एक इस बार कैरियर प्रोटीन बनाया। ये कैसा होता है? ये ऐसा नहीं होता है, ये वास्तव में ऐसा होता है, मतलब समझो ऐसा, ये क्लोज्ड होता है ऐसे। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये ऐसा ऐसा होता है, वी शेप में ऐसे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे ऐसे होता है। अब ये कैप को इमेजिन करो, ये कैप ऐसे है, ये भी ओपन नहीं हुआ है। ये अब रिकॉग्नाइज करेगा कि लेट्स से ये हमारा जो है कैरियर प्रोटीन का एक जाना माना एग्जांपल है GLUT4। कैरियर प्रोटीन का जाना माना एग्जांपल है GLUT4। तो लेट्स से इमेजिन करते हैं कि ये जो है मेरा हाथ, ये हमारा यही मेम्ब्रेन वाला प्रोटीन है, GLUT4 है। GLUT4 के अंदर ये जो रेड कैप है ये ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज इस GLUT4 के अंदर आया, नीचे सेल है, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये GLUT4 यानी ग्लूकोज GLUT4 के अंदर आया है, ठीक है। अब इसने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये ग्लूकोज ही है ना, यस दिस इज ग्लूकोज, हम इसको सेल के अंदर जाने देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, चला गया नीचे ग्लूकोज, फिर से एक और ग्लूकोज आएगा, खुल जाएगा, नीचे चला गया। तो ये क्या करता है, कैरियर प्रोटीन्स अपने शेप को चेंज करता है। पहले ऐसा था, ऐसा हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, एक्चुअल ऐसा नहीं दिखता है, पर यही है कि वो अपने शेप को चेंज करता है। क्या है? बाइंड्स शेप चेंज, अपने शेप को चेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहां पे बाइंड नहीं होता है, बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। शेप चेंज भी आज हमने देखा नहीं होता है, शेप चेंज भी नहीं होता है, यहां पे शेप चेंज हो रहा है। इसीलिए ये जो है हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं। अब GLUT4 की अगर हम बात करें तो देखो, सेल के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी भी अगर हम देखें तो ये बस फैसिलिटेट किया जा रहा है क्योंकि ग्लूकोज का साइज थोड़ा बड़ा है और हम उसे जनरली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, इसीलिए हमें ये प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। पर क्या इस ट्रांसपोर्टेशन में हमें एनर्जी लगा? नहीं। तो हमने अभी जो दोनों पढ़ा, एक है चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन, और एक ही GLUT4 का जो GLUT4 के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन। यानी चैनल और कैरियर प्रोटीन्स के जो एग्जांपल हम दोनों पढ़े, दोनों एग्जांपल हमने जो पढ़ा उसमें हमने एनर्जी का एक्सपेंडिशन तो नहीं देखा। जैसे कि ये हमारा जो शेप चेंज करता है, और दूसरा ऐसा चैनल प्रोटीन जो कि शेप चेंज नहीं करते हैं भैया, वो बस सिंपल स्ट्रेट चैनल्स हैं जिसके थ्रू सब्सटेंसेस जाते हैं। अब यहाँ पे सब्सटेंसेस आएगा, रुकेगा, फिर ये खुलेगा, ये नीचे जाएगा, फिर से बंद होगा, फिर से एक और सब्सटेंस आएगा, फिर से ये खुलेगा। ये ऐसा मैकेनिज्म है। ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, ये हमारा चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, पर ये जो कैरियर प्रोटीन है इसमें समझना है। अब पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें इन दोनों में क्या हमें एनर्जी का एक्सपेंडिशन दिखाई दिया? नहीं। चैनल प्रोटीन में दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये ओनली पासिव ट्रांसपोर्टेशन हमें दिखता है, बस ये रास्ता है। कैरियर प्रोटीन्स में हमें पासिव एंड एक्टिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं। हमने अभी अभी पासिव ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, फैसिलिटेटेड है पर पासिव ट्रांसपोर्टेशन। वैसे चेकिंग होती क्या? क्योंकि हो सकता है ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज जितना एक वायरस का डीएनए भी हो सकता है, इन्फेक्टेड डीएनए, अगर वो सेल के अंदर एंटर कर गया तो वो सेल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इट इज बहुत इंपॉर्टेंट टू हैव अ चेक ऑन क्या सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं। ये जो चैनल्स है ना, ये थोड़े नैरोअर होते हैं, ये मेनली आयोन्स के लिए है ना। आयोन चैनल्स होते हैं, आयोन गेट चैनल्स होते हैं, Na+ के चैनल्स होते हैं, सोडियम के, है ना। तो बहुत चैनल्स इतने ब्रॉड नहीं होते हैं। पर अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल है, रिंग जैसा, तो उस मॉलिक्यूल को एंटर करने के लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए, और उतने स्पेस के अंदर एक म्यूटेटेड डीएनए भी एंटर कर सकता है। तो हमें ये चेक गेट की जरूरत है कि पता चले कि हाँ सेल के अंदर ग्लूकोज ही आ रहा है। तो GLUT4 ये चेकिंग करता है। ये GLUT4 का एग्जांपल है, ठीक है।
और ये हमारा आयन चैनल का एग्जाम्पल था। देख लो, मजा आ रहा है। बायोटेक की दुनिया भैया इतनी इजीली खत्म नहीं होती। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो यही है, व्हाटएवर है यही है। इससे सिंपल पढ़ना है तो पढ़ा जा सकता है, पर उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अगर यहाँ पे 50-60% भी याद रह रहा है, दिमाग में जा रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। वी नीड टू रिवाइज करके हम उसे 80-90-95% तक ले जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का पासिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मैंने अभी अभी कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम दो प्रकार के देखते हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। होता क्या है यार ये, तो समझो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी तो दोनों में लगना है, पर पहले टाइप में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है वो सेल प्रोवाइड करता है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो एनर्जी है वो सेल प्रोवाइड नहीं करता है, वो कोई और करता है। वो कौन करता है वो देखेंगे अभी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मैंने अभी प्राइमरी सेकेंडरी बोला, वैसे हाँ दोनों कैरियर प्रोटीन्स में ही होना है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैरियर प्रोटीन्स में होंगे, चैनल में नहीं होंगे, नोट। ठीक है, ये जो दोनों तरह के हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने एक्टिव, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैरियर प्रोटीन्स में होंगे। एंड मोर ओवर ये दोनों कैसे होते हैं बस अभी वही देखते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें होता क्या है, इसमें एक प्राइम एग्जांपल हम Na+K+ पंप का ले सकते हैं। ओके, Na+K+ पंप में क्या होता है, लेट्स से ये वही हमारा क्लासिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास हमारा ऐसा एक पंप, बुक में कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके जो इंपॉर्टेंट है उतना समझा रहा हूं। अगर तुम्हें ज्यादा समझना है तो अपने आप से समझो, यू हैव योर गूगल, चैट जीपीटी, अलग वीडियोस हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एज वेल। तो क्या होता है, हमारा एक एटीपी यूज होता है, एक एटीपी यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें यहाँ पे बाय द हाइड्रोलाइसिस, है ना, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हमें एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस एनर्जी के थ्रू हम सब्सटेंस को अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। पंप क्या होता है, पंप एक ऐसी चीज है जो हम किसी चीज को अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाना, उसे ही हम पंप कहते हैं। अब ऑलवेज, मैंने क्या बोला है, ऑलवेज हैव योर एनसीईआरटी विथ यू। हमें K+ पंप को, हमें बाहर से K+ को अंदर लाना है और अंदर से Na+ को बाहर लेना है। ये हमारा मेन एजेंडा है कि बाहर से K+ को अंदर लाना है और अंदर से Na+ को बाहर लेना है। टाइम कितना हो रहा है, सॉरी बीच में एक नोटिफिकेशन आया था, मैं देख रहा था बस। ओके, ये हमारा नॉर्मल सा है। तो यहाँ पे वैसे हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ जो है दैट इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ इज मोर इनसाइड द सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ इज मोर आउटसाइड द सेल। बट फिर भी हमें Na+ बाहर की तरफ चाहिए और K+ अंदर की तरफ चाहिए। क्यों चाहिए वो हम सेलुलर प्रोसेस में देखेंगे, यहां देखना ही नहीं है। हमें बस इतना पता है कि K+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा है और Na+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा है। पर फिर भी अगेंस्ट दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट Na+ को बाहर से अंदर आना चाहिए, पर हम उसे अंदर से बाहर ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो उस एनर्जी को, वो जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो यहां पे हमने प्राइमरी का एग्जांपल देखा जहां पे ये जो एटीपी से एडीपी कन्वर्जन है ये हमें सेल प्रोवाइड करता है।
इसीलिए प्राइमरी है क्योंकि सेल यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडरी में क्या होता है, अब आइए वो देखते हैं। सेकेंडरी में बेसिकली क्या होता है, ये जो एटीपी है, ये एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब एटीपी का सिंथेसिस बोल रहा हूं, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, एटीपी के जगह कोई और मॉलिक्यूल को विथ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लाते हैं। हमने हमेशा देखा है कि एक पोटेंशियल एनर्जी आता है, देखो, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कहां है डस्टर गया, हाँ ये देख लो, प्राइमरी वाला समझ गए, प्राइम एग्जांपल Na+K+ पंप देख लिया। सेकेंडरी को देखते हैं जिसको हम कपल ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, सेकेंडरी या जिसको कपल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, क्लासिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन है, ये भी पिछला वाला भी कैरियर प्रोटीन ही था, ये भी कैरियर प्रोटीन ही है। अब इस प्रोटीन में होता क्या है, विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट्स से Na+ आयोन को ही लू, Na+ आयोन बाहर की तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, Na+ का ज्यादा है, तो फिर वो नेचुरली सेल के अंदर आ रहा है। जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये नहीं, हम ये देखें कि जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बाहर की तरफ ज्यादा है, नहीं ऐसे समझो या कैसे कैसे समझाऊं तुमको, चलो लेट्स से कोई भी और पॉजिटिव आयोन है, मैं और कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं बस ले रहा हूं एक Na+ का आयोन है, और यहाँ पे और कोई भी और पॉजिटिव आयोन है, या फिर कोई भी और सब्सटेंस S है, कोई भी और एक सब्सटेंस, क्योंकि मल्टीपल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मैं किसी एक को लेके नहीं समझाना चाहता, ये वेरिएबल हो सकता है, मैं वेरिएबल ही ले रहा हूं, कोई एक सब्सटेंस S है। अब इसका जो S का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज मोर, सॉरी, इज लेस inside the cell and more outside the cell. तो बेसिकली इसका जो S को है, ये इसका यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, बाहर से इसको अंदर आना चाहिए, पर हमें जो सब्सटेंस S है इसको बाहर जाना है, इसको बाहर लेना है, तो हमें करना पड़ेगा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इधर से हमें इंदर बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया, तो बोलो है पोटेंशियल एनर्जी, देखो Na+ का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ यहाँ पे कम है, लेस है, ठीक है, कम है, लेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ लेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ मोर है, तो ये डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में तुमने देखा होगा कि अगर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ वोल्टेज जाएगा, तो तुम्हारा वोल्टेज जितना कम है या जितना ज्यादा है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तुम्हारा करंट उतना ज्यादा बहेगा। वैसे ही यहां पे तुम्हारा डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से ये 400 है, ये 20 है, यहां पे ये 400 है mm और यहां पे ये 20 है mm। mm क्या होता है, मिलीमोलार, मिलीमोलार यानी ऐसा समझ लो, मिलीमोल पर लीटर, उसको हम मिलीमोलार कहते हैं, ये इसका यूनिट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को बायोलॉजी के अंदर डिटरमाइन करने के लिए सेल्स के अंदर, इन सब के अंदर मिलीमोलार वाला यूनिट हम यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 400 मिलीमोलर बाहर की तरफ है, 20 मिलीमोलर अंदर की तरफ है, तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस है,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो जब हमने इन आयोन्स को नीचे की तरफ लाया, लेट्स से इसको 20 से हमने 150 कर दिया और इसको और थोड़ा कम हो जाएगा, लेट्स से 200 के आसपास, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर तब क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्रॉप कर गया। पहले डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, पहले डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा था। अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ वो गया कहां, ये पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू सम पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी यू, पीयू, है ना। तो ये जितना इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी था जो कि ज्यादा था, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ जो कि थोड़ा कम हो गया, उससे जो डिफरेंस आया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी यू है, यही एनर्जी को यूज करके हम यहां पे ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। समझ आ रहा है, यही जो पोटेंशियल एनर्जी यू है इसी को हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एटीपी, हम इसी चीज को यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू को हम यूज कर रहे हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैंने क्या बोला, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे ये भेजना है, अगर मुझे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसको भेजना है, यानी अंदर से बाहर की तरफ भेजना है एस सब्सटेंस को, तो मुझे एनर्जी की जरूरत है, जो कि हमें यूजुअली यहाँ पे एटीपी प्रोवाइड करता था, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। पर हमें यहाँ पे एटीपी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हमें यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है जो कि इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अलोंग आ रहा है, जिसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम हो जा रहा है, जिसके वजह से हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम यूज करते हैं एटीपी के एनर्जी के बदले, कि उसके इंस्टेड ऑफ एटीपी का एनर्जी हम ये वाला एनर्जी यूज करके इसके ट्रांसपोर्टेशन को करवाते हैं, इस एस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को करवाते हैं। एम आई क्लियर? अगर नहीं हूं तो एक और बार फिर से रिप्ले करो, ठीक है? ओके, डन। यस, हम अपने चैप्टर के एंड की तरफ आ चुके हैं, इसको अगर लिखना है लिख लो, ठीक है? अब हम देखेंगे लास्ट एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। 3 तरह के हमारे पास आ गए, ये 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन हम देख के इसको खत्म करेंगे, ठीक है? यही इसी के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है। तो हमने सारे इसका पासिव, इसका एक्टिव एंड पासिव भी हमने कर लिया, हमने सारे टाइप्स कर लिए हैं, हमारा ये खत्म हो गया। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पे है सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यहां पे बेसिकली ये है, हमने ये जो एग्जांपल देखा ना, ये एंटीपोर्ट है। अगर एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उसमें जो 2 सब्सटेंसेस हैं, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एस सब्सटेंस इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे Na+ अंदर की तरफ जा रहा था, ये डाउनहिल, Na+ डाउनहिल जा रहा था, ये जो S है ये अपहिल जा रहा था, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उस केस में हम इसको एंटीपोर्ट कहते हैं। यूनिपोर्ट यानी अगर सिंगल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन है, सिंगल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हम उसको यूनिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है, यहां पे मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसके थ्रू आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, तो एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस यहाँ पे एक ही सब्सटेंस इसके साथ बाइंड किया, ठीक है? फिर उसने इसको चेक किया, चेक करने के बाद रिलीज किया, पर एक ही सब्सटेंस का किया ना, तो इसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस में, लेट्स से
Na+ को आई एम ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, S को मैं सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं कि उसमें ट्राइंगल का भी स्पेस है, उसमें जो है वो सर्कल का भी स्पेस है, तो फिर वो दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें लेट्स से ग्लूकोज का हेक्सागन इमेजिन करें, तो उसमें सिर्फ एक हेक्सागन के लायक ही स्पेस है, सिंगल स्लॉट है, तो उसमें एक सिंगल चीज ही ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट में हमारा दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, पर दोनों चीजों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। हमारे सिंपोर्ट में क्या है, सिंपोर्ट में वही लेट्स से दो ही चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा स्क्वायर। यहां पे शेप्स मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, आइदर दोनों बाहर की तरफ है, नहीं तो दोनों अंदर की तरफ है, तो उसको हम सिंपोर्ट कहते हैं। यानी दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन पर सेम डायरेक्शन में सिंपोर्ट, दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोर्ट, एक ही सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन उसे हम बोलते हैं सिंपोर्ट, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेल मेम्ब्रेन अलोंग विथ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों टॉपिक्स हमारे टिप टॉप कंप्लीट हो गए हैं। वी नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग अबाउट दिस, हमने जो पढ़ा दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। बायोटेक हो, बायोलॉजी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा देन दिस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, पर जो भी आएगा इसी से ही आएगा। You have built a complete foundation on the cell membrane. Congratulations on completing the today's first lecture of cell mastery. अगली बार हम अगले टॉपिक से मिलेंगे जहां पे हम सेल वॉल और उसके साथ कुछ और लेट्स साइटोस्केलेटन या न्यूक्लियस ऐसा ही कुछ पकड़ के डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग या डे जब भी तुम देख रहे हो।